स्टूडेंट्स जो पेपर हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ एडवांस टैक्सेशन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ टैक्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो सिंपल वर्ड टैक्स है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोर्शन, पार्ट। सो हम अपनी इनकम का वो पोर्शन, हम अपनी इनकम का वो पार्ट जो गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो हम गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स। सो हमारी इनकम का वो पोर्शन जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो हम गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे होते हैं, बेसिकली उस पोर्शन को, उस कंट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं टैक्स। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो, कोई भी जो स्टेट है वो टैक्स चार्ज क्यों करती है, क्या रीज़न है टैक्स चार्ज करने की? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसके अगेंस्ट ऑब्वियसली जो है वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही होती है। सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो गवर्नमेंट जो डिफरेंट आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती है उसके अगेंस्ट जो हम अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन टैक्स अथॉरिटीज़ को पे कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स। सो टैक्स हमारी इनकम का वो पोर्शन होता है जो हम टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करते हैं उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो हम टैक्स अथॉरिटीज़ से रिसीव कर रहे होते हैं, उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो हम गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, यूके के अंदर स्टूडेंट्स, यूके के अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है, यूके के अंदर जो टैक्स की बॉडी है उसका नाम है HMRC। HMRC स्टैंड फॉर हर मेजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। सो जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में हर कंट्री की अपनी टैक्स अथॉरिटी, अपनी एक टैक्स की बॉडी होती है, यूके के अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है, यूके में जो टैक्स की बॉडी है उसका नाम है HMRC, हर मेजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। सो स्टूडेंट्स वो इनकम का वो पोर्शन जो हम HMRC को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स। सो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है, क्या रीजंस हैं? इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही होती है बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। हर कंट्री को ऑपरेट करने के लिए, हर कंट्री को जो है अपने कंट्री को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू चाहिए होता है। सो डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है वो टैक्स चार्ज करती हैं ताकि फाइनेंस रेज किया जाए। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नंबर 2, सोशल जस्टिस। इक्वालिटी। देखें, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हर बंदे के पास अवेलेबल हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे टैक्स चार्ज करती है और जो लो इनकम पर्सनस होते हैं उनको सब्सिडीज़ वगैरह दे रही होती है। सो सोशल जस्टिस, सबको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी एक रीज़न है टैक्स चार्ज करने की, ताकि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनसे टैक्स चार्ज करके पुअर पीपल के ऊपर जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में सपोर्ट किया जा सके। इसी को ही हम लिख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीरों से पैसा लेके गरीबों पे लगाना, इन्वेस्ट करना। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी एक रीज़न है टैक्स चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट, इकोनॉमी के ऊपर भी एक मेजर इम्पैक्ट होता है टैक्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो मेजर एलिमेंट होते हैं इकोनॉमी इम्प्रूव होने में, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं। सो हमेशा हर कंट्री एक्सपोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करता है और इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहा होता है। सो टैक्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है, और इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं ताकि इंपोर्ट्स कम से कम हों, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा।
सो ये डिफरेंट रीजंस हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं वो टैक्स चार्ज क्यों करती हैं। सो हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज होती हैं। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो स्टूडेंट्स टैक्स की दो बेसिक टाइप्स हैं। दो बेसिक टाइप्स होती हैं टैक्स की। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दो बेसिक टाइप्स हैं टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, जिसका नाम से पता चल रहा है, वो टैक्स जो हम टैक्स अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो हम टैक्स अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं उसका नाम होता है डायरेक्ट टैक्स। और वो टैक्स जो हम डायरेक्टली एचएमआरसी को पे नहीं करते, किसी सोर्स के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू हम एचएमआरसी को पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसकी सिर्फ एक ही टाइप है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसकी सिर्फ एक ही टाइप है और उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स। जबकि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, सो स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स। वो टैक्स जो एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पे करता है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। टैक्स पेड by an individual on his income। एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिक जो है वो डिफरेंट हमारे एरियाज कौन कौन से हमारे सिलेबस में, आपको मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे दूं सिलेबस का। उसके बाद हम लोग जो है वो स्टडी मटेरियल हमने कौन सा यूज़ करना है, फिर हम सिलेबस को कैसे लेके चलेंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा आपका, तो उन चीज़ों के ऊपर आते हैं। सो पहले मैं आपको ना एक इंट्रोडक्शन दे दूं सिलेबस का। सो डायरेक्ट टैक्स की जो सबसे पहली टाइप है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स क्या है? टैक्स पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन हिज इनकम इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सेकेंड टाइप है हमारे पास कैपिटल गेन्स टैक्स। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं सीजीटी, कैपिटल गेन्स टैक्स। टैक्स पेड by an individual on his income, sorry, on his capital gains। सो इनकम पे जो टैक्स है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनकम और कैपिटल गेन में डिफरेंस क्या है। इनकम तो इनकम होती है, जो रेगुलर रूटीन इनफ्लोज आपके होते हैं उसको इनकम कहते हैं। लेकिन कैपिटल गेन की जहाँ तक बात है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन। सो हम नॉन करंट एसेट्स को जब सेल करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को सेल करने पे जो हमें प्रॉफिट होता है दैट इज बेसिकली कैपिटल गेन। और उस कैपिटल गेन पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं सीजीटी। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है हमारे पास दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। इस तरह नाम से पता चल रहा है,
इनहेरिटेंस के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है, जब भी इनहेरिटेंस में आपको कुछ चीज़ मिलती है उसके ऊपर जो टैक्स अराइज होता है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। और स्टूडेंट्स लास्ट टाइप है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। सो स्टूडेंट्स ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे सिलेबस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स की। सबसे पहले जो टाइप है वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा जो एरिया है इनकम टैक्स, थर्ड एरिया जो है कैपिटल गेन्स टैक्स, फोर्थ एरिया जो हमारे सिलेबस में है इनहेरिटेंस टैक्स, और फिफ्थ एरिया जो हमारे सिलेबस में है दैट इज़ कॉर्पोरेशन टैक्स। ये ब्रॉड एरियाज है, इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन ये ब्रॉड एरियाज हैं हमारे सिलेबस के अंदर टैक्स के। ये हम 5 एरियाज कवर करेंगे, 5 टाइप्स ऑफ टैक्स कवर करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अब जब तक जहाँ पे बात है सिलेबस की, तो सिलेबस कवरेज की स्टूडेंट्स जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 एरियाज हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहला जो एरिया है हमारे पास स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कैपिटल गेन्स टैक्स। सेकेंडली मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इनहेरिटेंस टैक्स। इसके बाद हम लोग आएंगे इनकम टैक्स पे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। और जो लास्ट एरिया बचता है हमारे पास, फिफ्थ एरिया जो है हमारे सिलेबस का, वो है वैल्यू एडेड टैक्स। वो हम कहीं पे भी बीच में कवर कर लेंगे। नॉर्मली मैं सबसे एंड पे नहीं रखता। फॉर एग्जांपल किसी एक दिन जो है वो अगर क्वेश्चंस का मूड नहीं बनता तो वहाँ पे हम वैल्यू एडेड टैक्स एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एनीवेज अब सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सीजीटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईएचटी, और यहाँ पे हम कर रहे होंगे प्रैक्टिस। यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी। सीजीटी और आईएचटी कंप्लीट करने के बाद वो हम पास पेपर में जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हमें मिलेंगे जो कि सीजीटी और आईएचटी के ऊपर बेस करते होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि सीजीटी, आईएचटी और इनकम टैक्स से रिलेट कर रहे होंगे, और फाइनली फिर हम कॉर्पोरेशन टैक्स कवर करेंगे, और फिर एंड पे हमारी होएगी फाइनल प्रैक्टिस, जिसमें हम जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो सारे के सारे कवर करेंगे। सो इस सीक्वेंस के अंदर हम अपना सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑलमोस्ट आपका 35 to 40% जो सिलेबस है वो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सो ऑलमोस्ट 35 to 40% जो सिलेबस आपका जो है वो कवर करता है, वो कवर करता है इनकम टैक्स। इन दोनों को मिला के ऑलमोस्ट जो है वो कोई 38% बनता है, 35 कह लो, 30 कह लो, ठीक। सो 35% आपके सिलेबस का ये रफली, मतलब ये मैं अपनी अप्रोच के मुताबिक बता रहा हूँ, जितना टाइम मैं एलोकेट करूँगा, जो मेरी अप्रोच है टीच करने की। सो मैं जो है इस एलोकेशन के मुताबिक नॉर्मली टाइम स्पेंड करता हूँ। जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ऑब्वियसली हर टीचर की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, बाकी टीचर्स जो है वो मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स पे नॉर्मली मेरे मुताबिक जो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ उसमें से 35% जो टाइम है हमारा स्पेंड होगा इनकम टैक्स पे, 30% टाइम जो है वो हम स्पेंड करेंगे सीजीटी आईएचटी मिला के। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स बाकी जो 25% टाइम होगा हमारे पास वो हम स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, और बाकी 5 to 10% जो टाइम है वो हम स्पेंड करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स प्लस अदर इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं हमारे पास। सो इस तरह से जो है वो हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर F6 भूल चुका है,
तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है ना वो F6 भूल चुका है तो भैया हम 100% जो है वो रिवीजन करेंगे यहाँ पे F6 की। हम लोग जब पढ़ रहे होंगे सो हम लोग ज़ीरो से चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं कभी भी जो है वो ऐसा नहीं कहूँगा कि यार ये टॉपिक जो है वो हम F6 में कवर कराएं हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा। कभी भी मैं मेरे से आप ये नहीं सुनेंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनका जो टाइम है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि F6 के अंदर सिंपल टॉपिक्स होते हैं, आसान टॉपिक्स होते हैं। वो ज़रा जो है वो उस पर अगर एक एग्जांपल करवाऊंगा तो जो P6 के जो एडवांस एरियाज़ हैं उस पर मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। सो जो है ना अगर आप F6 भूल चुके हैं सो डोंट वरी कि हम लोग जो है वो अपनी क्लासेस के अंदर सारी की सारी मैं F6 की आपको रिवीजन करवाऊंगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा F6 और P6 के अंदर जहाँ तक सिलेबस की बात है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है 65 to 70% सिलेबस सेम है। 65 to 70% सिलेबस जो है वो P6 के अंदर वही है जो आपने F6 में पढ़ा हुआ है, क्योंकि लॉ है, लॉ तो चेंज नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स F6 में था वही इनकम टैक्स P6 में होगा, जो इनकम टैक्स F6 में था वही P6 में होगा, जो CGT F6 में था वो इधर होगा, एंड सो ऑन। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है स्टूडेंट्स एग्जाम में। जब हम F6 का एग्ज़ाम देते हैं तो F6 में स्टूडेंट्स या तो MCQs आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले F6 पढ़ा होगा, तब लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे, तब F6 में MCQs नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, F6 में MCQs होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन F6 में स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर होते हैं। मतलब F6 में ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है वो MCQ बेस्ड है। सो वो तो इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर होते हैं। सो या तो F6 में क्वेश्चन जो आएगा वो इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर आएगा, या क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल टाइप ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो मिक्स नहीं करेगा, वो इनकम टैक्स पे क्वेश्चन दे दिया, CGT पे क्वेश्चन एक दे दिया, या एक ही क्वेश्चन के दो पोर्शंस बना दिए, एक पूरा पोर्शन इनकम टैक्स पे और एक बिल्कुल सेपरेट पोर्शन जो है वो CGT के ऊपर है। उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। F6 में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो F6 में या तो इंडिविजुअल टॉपिक पे या इंडिविजुअल टाइप ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स P6 की, P6 के अंदर बड़े आप लकी होंगे कि एक टाइप ऑफ टेक्स्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। P6 के अंदर क्वेश्चंस वो किस तरह से टेस्ट करता है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने एक बिल्डिंग सेल की और उन पैसों से आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। गौर कीजिएगा एग्जांपल पे। आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने बिल्डिंग सेल की और उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जब आपने बिल्डिंग सेल की तो उसके ऊपर हुआ नॉन करंट एसेट ना बिल्डिंग। जब आपने बिल्डिंग सेल की तो उसके ऊपर हुआ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के ऊपर अराइज हुआ CGT। क्योंकि नॉन करंट एसेट पे जो प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं, और उस पर हम कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे होते हैं। सो बिल्डिंग जब सेल की तो आपको कैपिटल गेन टैक्स की इम्प्लीकेशन आई, और उसके बाद आपने उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस से आया आपको इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, तो उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स दिया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे टेस्ट किया CGT भी और इनकम टैक्स भी। दूसरा सिनेरियो, आपका पहले सोल ट्रेडर का बिजनेस था, तो आपको वहां से अर्न कर रहे थे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट, सो आप उसके ऊपर पे कर रहे थे इनकम टैक्स।
अब आपने अपना बिजनेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा लिया, आपने अपना सोल ट्रेडर का बिजनेस कंपनी में रजिस्टर करवा लिया, तो अब कंपनी है तो क्या पे करेगी? कॉर्पोरेशन टैक्स। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दोनों टेस्ट कर लिए। उसने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि मुझे ये बताएं कि सोल ट्रेडर में कितना टैक्स बनता था, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना बन रहा है, क्या सोल ट्रेडर का बिजनेस आपके लिए बेटर है या कंपनी का बिजनेस आपके लिए बेटर है? तो यहाँ पे उसने जो दोनों टाइप्स जो है वो टेस्ट कर लिया आपसे। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह एक और सिनेरियो आपको बता देता हूँ। आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिली तो उसके ऊपर अराइज हुआ IHT, आपने पकड़ के आगे वो सेल कर दी। इनहेरिटेंस में आपको एक एसेट मिला, तो इनहेरिटेंस के जितने केसेस होंगे डिटेल में इंशाल्लाह हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन इनहेरिटेंस जैसे ही मिली उस पर IHT, और इसके साथ साथ जब आपने उसको सेल कर दिया तो नॉन करंट एसेट सेल किया, उसके ऊपर अराइज हो गया CGT। तो एक ही क्वेश्चन में उसने IHT भी टेस्ट कर लिया, CGT भी टेस्ट कर ली। सो आपको स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। जहाँ तक फर्दर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पैटर्न क्या होएगा एग्ज़ाम का? स्टूडेंट्स आपका जो एग्ज़ाम है उसमें दो पार्ट्स होंगे। पार्ट ए में दो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो होएगा वो 35 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 25 मार्क्स का होगा। जहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंदर भी दो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और ये होंगे 20 मार्क्स ईच। तो इस तरह से आपका जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स पे होगा। स्टूडेंट्स किसी भी एरिया से आ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनर ने ये कहा है कि जो ए पार्ट होगा इसमें एक क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल पे आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो कंपनी पे आएगा। 35 मार्क वाला इंडिविजुअल पे हो सकता है, 25 मार्क वाला कंपनी पे हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। 25 मार्क्स वाला जो है वो इंडिविजुअल पे हो सकता है, 35 मार्क्स वाला कॉर्पोरेशन टैक्स पे हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल पे होगा और एक क्वेश्चन जो है वो कंपनी पे होगा। ये आपका है पेपर पैटर्न। अब मैं डे 1 पे भी यही बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, और मैं लास्ट डे पे दोबारा से ये बात रिपीट करूँगा कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है इसको। पेपर को अटेम्प्ट करने की जो मेरी रिकमेंडेड अप्रोच है, जो ट्यूटर की रिकमेंडेड अप्रोच है स्टूडेंट्स, हम जब छोटे होते थे ना तो हमारे टीचर एक बात कहा करते थे कि बेटा जब एग्ज़ाम देने जाना तो आसान क्वेश्चंस पहले करना, जो इजी मार्क्स जो है ना वो वाले क्वेश्चंस है वो पहले करना। जो अनफॉर्चुनेटली हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम वो वाली बातें बचपन वाली भूल जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले जो है वो हम अटैम्प्ट करते हैं। अब होता क्या है कि 35 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 2 पेजेस के ऊपर होता है। आप करते क्या हो, स्टार्ट के अंदर एग्ज़ाम प्रेशर होता है, सो एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर 2 पेजेस आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको समझ नहीं आती, फिर दोबारा से पढ़ते हो। शुरू में पहला क्वेश्चन जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है, एक दफ़ा आपने पढ़ा, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आपको समझ ही नहीं आया, फिर दोबारा से पढ़ा, तो आपने शुरू में स्टूडेंट्स वेस्ट किए अपने 15 मिनट्स ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट किया है जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स एवरेज मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स स्किप करके आते हैं। एग्ज़ाम में 10 मार्क्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एग्ज़ाम में आपके पास
1.8 मिनट्स होते हैं ईच मार्क। एग्ज़ाम स्टार्ट करते हुए चूँकि आपने बगैर सोचे क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया, जिसने आपके 10-15 मिनट वेस्ट किए, क्योंकि वो 2 पेजेस का क्वेश्चन है पूरा, जिसमें स्कैटर्ड डाटा है जिसको आपने सेलेक्ट भी करना है। तो आपने अगर 10-15 मिनट वेस्ट किए हैं, तो 15 मिनट वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने उसने 10 मिनट मार्क्स अपने वेस्ट कर लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 1 मार्क के लिए कितने मिनट्स हैं? 1.8। तो अगर आप अपने प्रीवियस पेपर्स को जो है ना वो गौर करें उनके ऊपर, तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो 85 टू 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है सिंपल अपनी अप्रोच चेंज करके 5 टू 8 मार्क्स एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखना है हमेशा आपने पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने मूव करना है पार्ट ए के ऊपर। और पार्ट ए में भी ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2 पहले करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। अब होगा क्या यार, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो है ना, ये तो हाफ या 1 पेज का क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये मतलब फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रेशर की वजह से आपको एक दफ़ा नहीं भी पढ़ पाए आप, तो आपके मैक्सिमम 5 मिनट्स वेस्ट होंगे। अगर आपको 2 दफ़ा भी रीड करना पड़ गया, मैक्सिमम आपके 5 मिनट लगते हैं ये वाला क्वेश्चन रीड करने में। तो स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड अप्रोच जो आप लोगों के लिए वो यही है कि पहले बी पार्ट अटैम्प्ट करें, उसके बाद जो है वो आप लोग मूव कीजिएगा ए पार्ट के ऊपर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है, कि हम लोग अपनी क्लासेस के लिए स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे जो है वो हमारी एक यूनिक अप्रोच है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बिल्कुल हम लोग जो है वो ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स का बर्डन कम से कम करें। हर पेपर के हमारे नोट्स हैं, जिसका नाम है स्मार्ट नोट्स। सो ऑलमोस्ट राउंड 55 पेजेस पे हैं आई गेस। सो फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट ऑलमोस्ट 50 पेजेस पे जो है वो नोट्स हैं, क्योंकि पूरा P6 आपको मिलेगा। सो इन 50 पेजेस के जो नोट्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मेरे नोट्स यूज़ करते हैं, दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 15-16 कंट्रीज़ में जो है वो मेरे नोट्स यूज़ हो रहे हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे, जो कि इंस्टीट्यूट्स मेरे से नोट्स मंगवाते हैं और एज इट इज़ अपने कॉलेजेस में फॉलो करते हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें जो है वो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ये नोट्स फेमस हैं। इंशाल्लाह आपको कोई और चीज़ जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके साथ आपने कैप्लन बुक अगर स्टूडेंट्स मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। अगर तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, ज़रूर बुक रीड करें। अगर तो आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ मैं कि बुक ज़रूर रीड करें। लेकिन P6 लेवल में जो हमारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो जॉब होल्डर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैप्लन बुक में से पढ़ें ना इसको, इसमें से सिर्फ एग्जाम्पल्स और टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग्स कर लें। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो सिर्फ टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग्स कर लें। ठीक, तो कैप्लन बुक जो है वो इसमें से आपने एग्जाम्पल्स और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स करनी है। और अगर स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि टाइम शॉर्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर लें, लेकिन ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप आए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ऑब्वियसली मैं क्लास में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, लेकिन वो मैं क्लास में ही लिख के आपको वैसी एग्जांपल करवा दिया करूँगा। लेकिन आपने
जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसकी एक दो एग्जांपल ज़रूर करनी है ताकि आपको उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप आ जाए। नंबर 3 स्टूडेंट्स, हम बीपीपी की किट यूज़ करेंगे। बीपीपी किट यूज़ करने का पर्पस, कैप्लन यूज़ कर लो, बीपीपी यूज़ कर लो, होते दोनों में पास्ट पेपर्स ही हैं, लेकिन बीपीपी की किट यूज़ करने का पर्पस ये है कि बीपीपी के अंदर ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस हैं और वो रीसेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। सो आपको थोड़ी सी जो है वो कंफर्मेशन मिल जाती है कि यार यही क्वेश्चंस हैं और ये हमने करने। जहाँ तक बात है ना कैप्लन की किट की, कैप्लन में ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स यही डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं कौन से क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करूँ और कौन से क्वेश्चंस जो है वो छोड़ दूँ। सो बीपीपी के अंदर अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो सारी की सारी बीपीपी किट करेंगे रिकॉर्डिंग प्लस लाइव। जो 2 मंथ्स का सेशन है, रिकॉर्डिंग की बात मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं आपको असाइनमेंट्स में 1 या 2 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग दे दिया करूँगा असाइनमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली 2 मंथ्स में टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं फर्स्ट क्लास में ऑनेस्ट आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, पूरी किट हम लोग ट्राई करेंगे कि करें। पूरी किट किस तरह से हम क्लास में करेंगे कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, उनकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, वो भी मेरी ही रिकॉर्डिंग होएगी। फॉर एग्जांपल एक सेशन में अगर मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अगले सेशन में जो आपका सेशन होगा वो मैं दूसरे वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों की पूरी किट क्लास में ही हो जाएगी। सो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वो आप लोग घर में बैठ के वो क्वेश्चंस सुनेंगे और उसमें वेरी नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल ही क्वेश्चंस दे के भूल जाऊँगा। आपको असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे और एक आइडियल सिनेरियो ये होता है, एक आइडियल अप्रोच ये होती है स्टूडेंट्स कि रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपको पता है कि जो आपके टीचर ने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है वो कैसे करवाया होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। एक आइडियल अप्रोच ये होती है कि पहले वो क्वेश्चन जो है, जो रिकॉर्डिंग वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वो क्वेश्चन आप खुद से एक दफ़ा अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन जो है वो पहले एक दफ़ा खुद से अटैम्प्ट करें। जहाँ पे समझ नहीं आती कि यार ये पार्ट कैसे होगा, तो आपके जो टीचर का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग प्ले करके देख लें। बट स्टिल बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जिसकी रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, लेकिन जो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम क्लास में ही अटैम्प्ट कर रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं रिवीजन के लिए जो है, कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर इतने सारे रूल्स हैं, याद कैसे करने। तो स्टूडेंट्स मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा आपको माइंड मैप के नाम से। माइंड मैप एक मेरी अपनी टेक्निक है रिवीजन के लिए और अपनी खुद को जज करने के लिए कि आपने जो चीज़ मेमोराइज़ की है वो कितनी आती है आपको। सो सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा माइंड मैप के नाम से। सो माइंड मैप यूज़ कैसे करना है, एक चीज़ याद रखिए, माइंड मैप जो है एक रिवीजन टेक्निक है, ये नोट्स नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, आपने एक एरिया रिवाइज कर लिया, एक एरिया पूरे का पूरा मेमोराइज कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद माइंड मैप पे जाएं, उस एरिया को एक पेज के ऊपर जो है वो उस एरिया की रिवीजन होएगी, वो एरिया ओपन करें माइंड मैप से और जो है वो खुद को असेस करें कि आपको कितना जो है वो आता है। सो इंशाल्लाह जब हम लोग जो है एक एरिया कंप्लीट करेंगे, मैं आपको ये दूंगा माइंड मैप और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपकी ऑलमोस्ट 60% जो है वो पास होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप माइंड मैप अच्छा यूज़ कर लो, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, अगर आप माइंड मैप यूज़ कर लोगे तो आपकी नोट्स के ऊपर या रूल्स के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी। जब तक नोट्स के ऊपर, जब तक रूल्स के ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं है, आप पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए भी रूल्स पे अच्छी ग्रिप होना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि यार P6 का क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। आप उनसे 2-4 जो है ना वो रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के देख लीजिएगा। बेसिकली
जिन लोगों को P6 बहुत ही मुश्किल लगता है या वो लोग जिनका P6 बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बेसिकली इशू प्रैक्टिस में नहीं होता, इशू जो है वो रूल्स को मेमोराइज करने में होता है। सो अगर रूल्स अच्छे मेमोराइज हो जाएं तो फिर आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपके जो पास होने की जो रेशियो है वो 60% जो है वो डिपेंड कर रही होगी माइंड मैप मींस मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स के ऊपर, और आपका जो है वो ऑलमोस्ट 40% जो है वो डिपेंड कर रहा होगा पास होना प्रैक्टिस के ऊपर। सो इस तरह से हम जो है वो सिलेबस को लेके चलेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं सिलेबस कवरेज से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, कुछ भी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेरे से पूछ लें। हम अपना फर्स्ट एरिया जो है वो कैपिटल गेन टैक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो थी जस्ट वो इंट्रोडक्शन के लिए थी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर हम P6 की बात करें तो जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अभी से आप लोगों ने काम करना है अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर। जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनकी टाइपिंग स्पीड तो अच्छी होगी ही, लेकिन जो लोग जॉब होल्डर नहीं हैं वो अपने पास कोई सा भी जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें टाइपिंग के लिए, तो अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है वो काइंडली इम्प्रूव करें। बाकी कोई जो है ना वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सही। वैसे तो सर जॉब करते हो गए मतलब 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन ये कि फिर भी एग्जाम प्रेशर का वो चीज़ें सोच के वह होता है बंदे को कि यार पता नहीं उस वक्त टाइपिंग कैसी होगी। पेन से तो ये है कि आप जैसा जैसा लिख लेते थे, लेकिन इधर अगर टाइपिंग गलत होना शुरू होगी तो बस फिर बंदा कंफ्यूज ही होता जाता यार फिलहाल जो है ना वो कहते हैं ना पहली बात पहले पहले जो है ना वो अच्छा पढ़ें, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। देखें, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि आपने जो है ना वो रूल्स को अच्छा मेमोराइज़ किया हुआ है, तैयारी अच्छी की हुई है, तो बाकी सारी चीज़ों का प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा। है इंशाल्लाह। तो अच्छा पढ़ें, बाकी चीज़ें जो है ना टाइम के साथ कवर हो जाएंगी।